हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस दुनिया में कुछ इंसानों को देवी देवताओं और प्रकृति पर विश्वास है, तो कुछ इंसान विज्ञान के साइंटिफिक लॉजिक में विश्वास रखते हैं। प्रकृति वर्सेस विज्ञान, इस विषय पर तो सालों से डिबेट हो रही है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नायाब चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रकृति और विज्ञान के सहयोग से बनी है। यह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे परमानेंट एड्रेस पृथ्वी की। आज पृथ्वी पर क्या कुछ नहीं है, हर वो चीज है जो शायद ही इस ब्रह्मांड में हुआ करती थी। यहाँ जीवन है और मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे जैसे करोड़ों जीव रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण से पूर्व ब्रह्मांड में जीवन, मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो फिर पृथ्वी आई कहाँ से और इसका निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी पर सागर, महासागर, ऑक्सीजन और जीवन अचानक से प्रकट कैसे हो गया? बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब छुपा है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट हमेशा मिलता रहे। और वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अपने भाई बहन, बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि हमें उम्मीद है क्योंकि आप जैसे उन्हें भी यह जानकारी जानने की बेहद उत्सुकता होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। करीब 4.54 अरब वर्ष पहले, जहां ना तो सूरज था, ना पृथ्वी और ना ही चंद्रमा, उस समय सोलार न्यूबुला नामक एक इंटरस्टेलर बादल आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यह विशाल बादल तारों, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल जैसे कई गैस का मिश्रण था। जब इस बादल का विस्फोट हुआ तब सौर मंडल का निर्माण हुआ। हमारे सौर मंडल का निर्माण 8 ग्रह, 180 उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और छोटे ग्रह से हुआ था। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह था जिसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों से अधिक था। धीरे धीरे इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर यह बादल सिकुड़ने लगा, जिससे आसपास की गैसें और धूल कण बादल में जमा होने लगे और केंद्र का तापमान काफी बढ़ गया। एक दिन अचानक तारों के आपसी टकराव से इस बादल में एक भयंकर विस्फोट हुआ और इससे सूरज का जन्म हुआ। सौर मंडल को अब एक केंद्र मिल गया। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के धूल कण और पत्थर आपस में जुड़ने लगे और सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने लगे। समय बीतते ही इन पत्थरों के जुड़ने से कई किलोमीटर लंबे छोटे ग्रहों का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे ये छोटे ग्रह आकार लेने लगे और इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी, जिसने आखिरकार जन्म लिया। लेकिन उस समय पृथ्वी महज एक आग का गोला थी और शुरुआती समय में इसकी सतह का तापमान लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस था। ऊपर से ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। फिर आया हीलियन युग, जहां धरती पर लगातार उल्का पिंडों और धूमकेतु की बमबारी हो रही थी और इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर कई किलोमीटर लंबी खौलती हुई ज्वालामुखी के नदियों का निर्माण हो रहा था। धरती पर चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। धीरे धीरे ग्रेविटी के प्रभाव से पृथ्वी के सतह के सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की ओर यानी क्रस्ट में जमा होने लगे। इससे पृथ्वी की सतह आखिरकार ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल का निर्माण करने लगीं। तो इस तरह हमारी पृथ्वी और वायुमंडल का निर्माण हुआ। चलिए पृथ्वी पर पानी की खोज और समुद्रों के निर्माण के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि उस समय धूमकेतुओं की बमबारी में धूमकेतु के साथ पानी जमी हुई बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आया था और बर्फ गर्मी के कारण भाप में बदलने लगी, जिससे बादलों का निर्माण होने लगा। ये बादल तेज मूसलाधार बारिश के साथ लगातार कई करोड़ सालों तक इस धरती पर गरजते रहे और पानी बरसाते रहे। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक ऐसी ही चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों का निर्माण होने लगा और इस तरह पृथ्वी पर पानी की खोज हुई। हम आपको बता दें कि इस समय तक सिर्फ ग्रहों और सूरज का निर्माण हुआ था, इसलिए अब हम जानते हैं कि चंद्रमा आया कहां से। इसी समय एक थिया नाम का ग्रह, जो आकार में मंगल ग्रह से कम था,
वह करीब 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर चला आ रहा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में ये ग्रह पृथ्वी से टकराया और एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी का बाहरी हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा ने जन्म लिया। विस्फोट के कारण चंद्रमा का तापमान भी उच्च था, लेकिन समय के साथ साथ चंद्रमा ठंडा होता गया। करोड़ों वर्षों तक लगातार एस्ट्रॉइड्स की बरसात होने के कारण चांद में दाग भी पड़ गया। समय बीतता गया और एक दिन अचानक से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। कैसे? आइए जानते हैं। 3.5 करोड़ साल के बाद भी पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों और धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट का सिलसिला चलता रहा। समुद्रों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों और एमिनो एसिड की वजह से समुद्र का जल पूरी तरह से अम्लीय होने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। इन्हें यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो है, और अब तक तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं हुआ था, तो यह जीव जिंदा कैसे रहे? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जीव मीथेन गैस पर जिंदा रहते थे। 2.4 अरब साल बाद पृथ्वी के ज्वालामुखियों में भारी कमी आना शुरू हो गई और तापमान -60 डिग्री तक गिर गया। तापमान की इस भारी गिरावट के कारण हमारी पृथ्वी लगभग 2.5 करोड़ सालों के लिए बर्फ के एक गोले में तब्दील हो गई। लेकिन यह समय पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित हो गया, क्योंकि बर्फ की समुद्रों के नीचे रहने वाले कोशिकीय जीव अभी भी मौजूद थे। समय के साथ पूरी धरती बर्फ से ढक गई। करीब 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखी फिर से सक्रिय होने लगे और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तक उत्सर्जन करने लगे, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। पृथ्वी का तापमान दोबारा बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी और बड़े बड़े हिमखंड पिघलकर समुद्र में तब्दील हो गए। धरती का वातावरण एक बार फिर सामान्य हो गया। उसके बाद 1 अरब साल पहले हिमयुग के अंत तक जल में कई अलग अलग प्रकार के कोशिकीय जीवों का निर्माण होने लगा था, जिनमें कई प्रकार की मछलियां, कीड़ों और पेड़ पौधों का विकास शुरू हो गया था। और जहां पेड़ पौधे हों वहां तो ऑक्सीजन आएगी ही। पौधों के फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और समुद्र के साथ साथ धरती पर भी पेड़ पौधे फलने फूलने लगे। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय बीतने पर पानी में रहने वाले जीवों में कुछ आनुवांशिक बदलाव हुए, जिसकी वजह से कुछ जीव पानी से निकलकर जमीन पर रहने लगे, जिन्हें एम्फीबियंस कहा जाता था। इस तरह धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया बढ़ती गई और इनमें उड़ने वाले जीव और रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां भी शामिल हो गईं। अगर हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में बात करें और डायनासोर्स की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले काफी हद तक धरती पर वातावरण आज के समान होने लगा था। जीव के विकास के चलते धरती पर एक ऐसी प्रजाति ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की, जिसे एक विशालकाय छिपकली भी कहा जाता था। डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ हिंसक रूप के थे। इनमें उड़ने वाले, जल में रहने वाले और धरती पर रहने वाले डायनासोर्स भी शामिल थे। डायनासोर्स की छोटी बड़ी सभी प्रजातियां बढ़ने लगीं। डायनासोर्स को अपने साथी प्रजाति के साथ साथ जंगल में रहने वाले जहरीले मक्खियों से जान का खतरा रहता था। यह डायनासोर्स कई सालों तक धरती पर अपना राज चला रहे थे, लेकिन करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा गया और फिर यह एस्टेरॉयड तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो यह एक आग के विशाल गोले में बदल गया और इसकी किरणों ने धरती पर मौजूद सभी जीवों को अंधा कर दिया। सभी जीव इस भयानक उल्का की गर्मी को महसूस कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में यह एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया और एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट कई हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर था। इस विस्फोट से पृथ्वी की सतह में भूकंप हुआ और ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया। इसी के साथ धरती पर डायनासोर्स के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। रेडिएशन की वजह से सभी जीव जलकर राख होने लगे।
गर्म हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने के कारण पेड़ पौधों की सारी आबादी नष्ट होने लगी। इस महाविनाश में धरती की 75% आबादी जलकर बर्बाद हो गई और केवल 25% जीव बच गए और उनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। बुरी बात यह थी कि डायनासोर्स का अंत हो रहा था, लेकिन इस अंत के साथ एक नए जीव की उत्पत्ति भी हो रही थी और वे थे ममाल्स यानी स्तनधारी जीव। यह दिखने में छोटे और आकार में सिर्फ 6 इंच के थे। महाविनाश से बचे हुए 25% जीवों में से यह एक थे। ममाल्स जमीन के अंदर रहते थे और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाते थे। महाविनाश से बचने वाले यह आखिरी जीव थे और हमारा भविष्य उन्हीं के हाथों में था। इस महाप्रलय के बाद धरती एक बार फिर से फलने फूलने लगी और नए नए पेड़ पौधे उगने लगे, जिससे खाने की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगी। 5.5 करोड़ साल पहले एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से इन ममाल्स में एक इवोल्यूशन हुआ और इनमें एक नई प्रजाति प्रीमेट्स का विकास हुआ। यह जीव दिखने में एक बंदर के आकार के थे और ज्यादातर पेड़ों पर रहते थे। यह प्रीमेट्स ही हम इंसानों के पूर्वजों के लिए वरदान साबित हुए। लाखों सालों बाद इन प्रीमेट्स में फिर एक बार इवोल्यूशन हुआ। इन प्रीमेट्स के शरीर से पूंछ छोटी होने लगी और शरीर लचीला होने लगा और इंसान यानी हमारे सबसे पहले पूर्वज द ग्रेट एपिक्स का जन्म हुआ। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी जंगलों में निवास करते थे। यह पेड़ों पर रहते थे, उन पर झूलते थे और कभी कभी अपने दोनों पैरों पर झुके हुए खड़े रहते थे। इनके साथ साथ खुले में रहने वाले जानवरों का भी विकास हुआ। इसके बाद करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता था। इस पर्वत के उभरने से यहाँ का मानसून पूरी तरह से बंद हो गया। पानी की कमी की वजह से जंगल सूखने लगे और यहाँ से यह ग्रेट एपिक्स जलवायु और जगह के अनुसार परिवर्तित होने लगे। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ ने इंसानों का अवतार लिया। कुछ सालों बाद खाने की तलाश में जब यह प्रजाति जमीन पर चलने लगी, तब मानव जाति की पहली होशियार और विकसित प्रजाति आर्डिपिथेकस रैमिडस का विकास हुआ। चलने के साथ साथ धीरे धीरे इनके दिमाग का भी विकास होने लगा, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी और इस एडवांस्ड प्रजाति को होमो हैबिलिस का नाम दिया गया। इनका कद काफी लंबा था और यह हमारे अब तक के सबसे बड़े और ताकतवर पूर्वज थे। उन्होंने ही पहली बार पत्थर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस औजार की मदद से उन्होंने हर वो काम किया जो पहले शायद ही कर पाते थे। समय बीतने के साथ इस प्रजाति में भी बदलाव आना शुरू हुआ। इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो गई और जबड़ा आगे की तरफ उभर गया, जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था। यह काफी चालक और ताकतवर शिकारी थे। इन्होंने ही सबसे पहले जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाना शुरू किया था। इसके साथ ही उन्होंने आग की भी खोज की थी। सालों के विकास के बाद इनकी आवाज की नली जो गले के ऊपर रहती थी, अब वो नीचे खिसकने लगी, जिस कारण अब वह तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे। इस तरह पहली बार एक इंसान से दूसरे इंसान तक संदेश पहुंचने लगे। यह प्रजाति बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके मांस को अपने भोजन के लिए और उनकी खाल को अपने कपड़ों के लिए इस्तेमाल करती थी। इससे मानव जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। समय बीतता गया और साथ ही हमारे पूर्वजों का विकास होने लगा। नियंदरथाल्स मनुष्य की पहली ऐसी प्रजाति थी और उन्होंने ही आध्यात्मिकता के लक्षण दिखाए। यह प्रजाति मानव विकास की सबसे उच्च स्तर की प्रजाति थी। इन्होंने ही अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा शुरू की। इसके बाद 1 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया, जिन्हें होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता था। होमो सैपियंस का विकास भी अफ्रीका में हुआ था और ये काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यह कहीं भी आते जाते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, हथियार बना सकते थे, आग को काबू में कर सकते थे और इन सब से अपने जीवन को और बेहतर बना रहे थे। होमो सेपियंस यानी इंसान अफ्रीका से निकलकर धीरे धीरे यूरोप की तरफ बढ़ने लगे और उस समय तक उन्होंने पहियों का भी आविष्कार किया, जिसके चलते उन्हें सफर करने में आसानी हुई। 50,000 साल पहले धरती का तापमान फिर से गिरने लगा और ठंड बढ़ने लगी, जिससे आइस एज की शुरुआत हुई। इस आइस एज में भी इंसान ने कई मुश्किलों का सामना किया।
और उन्हें पार कर उन्होंने अपने इंसान होने की क्षमता को दर्शाया। आइस एज के चलते इंसान दुनिया भर में फैलते गए, जिसके चलते कुछ नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में, कुछ भारत में तो कुछ इटली में पहुंच गए। करीब 10,000 साल पहले ही इंसान नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। आइस एज के चलते इंसान ने खुद को हर परिस्थिति में रहने के योग्य बना लिया। धीरे धीरे आइस एज खत्म होने लगी और ग्लेशियर पिघलने लगे, जिसके बाद दुनिया का नक्शा बन गया। जो इंसान जहां था वह वहीं रहने लगा। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और हमारी आबादी भी बढ़ने लगी। हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्ती बसा ली और अपनी जरूरतों के अनुसार खेती बाड़ी और पशुपालन करना शुरू किया। हमने विभिन्न गांवों और शहरों को विकसित किया और शिक्षा का भी निर्माण किया, जिससे हमारे जीवन का स्तर बढ़ गया। हमने कई भाषाओं का भी निर्माण किया, जिससे हमारी संस्कृति का जन्म हुआ। समय के साथ साथ हमने विज्ञान और तकनीक में उपलब्धियां हासिल की, जिससे हम रोज की चुनौतियों का सामना करने में सफल रहे। इसी के साथ आज के दौर के इंसान का विकास हुआ, जहां अब यह हमारा समय है, जहां हम पूर्ण रूप से विकसित और काबिल हैं। हमने आज तक ना जाने कितनी ऊंचाइयों को भी हासिल किया है। दोस्तों, आशा करते हैं आप अपने दोस्तों के बीच इस जानकारी को जरूर साझा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।